हेलो, नमस्कार खम्बागणी। तो कैसे हो आप सभी? मजे में हो? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और इसकी पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। देखो, अधिकतर आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सॉलिड में पाए जाते हैं। और ये आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। देखो, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं? ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और दे आर हार्ड। कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं। अब हार्ड क्यों होते हैं? इसको एग्जांपल समझो आप। मान लो हमारे पास क्या है? NaCl है। अब NaCl के जब मैं टुकड़े करूंगा, इसको तोड़ूंगा, तो किस में बनेगा? ये Na प्लस में और Cl माइनस में। ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है? दो अपोजिट चार्ज है, प्लस का है और नेगेटिव का है। आप ऐसे समझो कि ये लड़का है, ये लड़की है ना? अपोजिट, एक लड़का है, एक लड़की है। दोनों की क्या हो गई? शादी हो गई। शादी हो गई, दोनों के बीच में क्या आएगा? बंधन आएगा। उस बंधन की वजह से दोनों क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। तो ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। क्या ये? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये कंपाउंड कैसा है? ये हार्ड है। कैसा है? ये हार्ड है। समझ में आ रही बात को? कैसा है? ये हार्ड है। तो वो जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, इसको क्या बोला? इसको हमने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस बंधन की वजह से एक अट्रैक्शन आ गया, जिसकी वजह से क्या बन गया? वो जिसकी वजह से वो हार्ड सब्सटेंस बन गया। आगे देखो, आगे देखो। ठीक है, बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस। दो अपोजिटिव चार्ज आयंस है, एक प्लस का है, एक नेगेटिव का, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या है? सोल्यूबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सोल्यूबिलिटी। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। पानी में सोल्यूबल है, लेकिन बट आर इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स है जिसमें आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, ईथर्स है, एटसेट्रा। समझ में आई बात को? तो सोल्यूबिलिटी क्या है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किस में होते हैं? ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन और ईथर्स, इसमें कैसे होते हैं? ये इनसोल्यूबल होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखो, आयोनिक कंपाउंड किससे बनता है? एक पॉजिटिव चार्ज से, एक नेगेटिव चार्ज से। अब दोनों अपोजिट चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा है? बिल्कुल खतरनाक वाला है, वो जबरदस्त वाला है, जिसकी वजह से उसमें एक भी आयंस जो प्रेजेंट है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। और अगर आयंस ही फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर उस आयोनिक कंपाउंड्स को अगर मैं पानी में डाल दूं, पानी में डाल दूंगा तो पानी में डिसॉल्व होगा और उसके जो आयंस होंगे वो टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। अब वो क्या हो गए? अब वो फ्री हो गए मूव करने के लिए। अगर आयंस फ्री है मूव करने के लिए तो अब उस आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। देखो एक बार, आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction। ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो जिससे बना है अपोजिट चार्ज से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन दोनों के बीच में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो आयंस है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। आगे देखो, आगे देखो। एंड आर नॉट फ्री टू मूव but when dissolved in water the ionic compound dissociate to produce free ions in the solution। अगर मैं उस आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दूंगा तो क्या होंगे? आयंस टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे। अगर डिसोसिएट होंगे अब वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर मूव करने के लिए। आगे देखो, सिंस द आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, इस वजह से अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है या मोल्टन स्टेट के अंदर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अगला देखो, अगला क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, आयोनिक कंपाउंड किससे बना है? अपोजिट चार्ज से बना है। उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। अब उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तभी तो टूटेगा, तभी तो टूटेगा। इस वजह से
जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर a lot of energy to break the strong electrostatic force of attraction। समझ में आई बात को? जो आयोनिक कंपाउंड जिसकी वजह से वो बना है, किसकी वजह से बना है वो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसको तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस टू फॉर्म आयंस। कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? मिनरल्स बोलते हैं। देखो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? मिनरल्स। अगला देखो, अगला है और। ये नया टॉपिक है। ये और शब्द जो है ये अट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है कि तेरी ओर खींचा चलाया। अरे रुक जाओ भाई। और देखो, और क्या होता है कि अब और जो है इस मिनरल का एक छोटा सा पार्ट, जहां से हमें क्या मिलेगा? मेटल्स मिलेगा। उस मेटल्स को हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मार्केट में बेच देंगे तो क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। क्या होगा? पैसा ही पैसा। तो और क्या है? और मिनरल्स का वो छोटा सा हिस्सा जहां से हम क्या करेंगे? मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वहां से हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो देखो, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। समझ गए बात को? अगला देखो, अगला क्या है? अगला है गैंग। गैंग क्या होता है? अब ये और है, ठीक है, इस और में क्या होगी? कुछ इंप्योरिटीज होगी, कुछ सैंडी पार्टिकल्स होंगे, कुछ रॉकी पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स को क्या बोला है अपन ने? गैंग बोला है। क्या बोला है? गैंग बोला है। देखो, द अनवांटेड रॉकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट विद और आर कॉल्ड गैंग। समझ में आ गई बात को? जो और होते हैं उनके अंदर कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बेकार होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स बोल लो, सैंडी पार्टिकल्स बोल लो, तो उनको क्या बोला है अपन ने? गैंग बोला है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम क्या करेंगे? और में से मेटल्स को बाहर निकालेंगे। अब मेटल्स भी कई तरह के हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। अब हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये 5 मेटल्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं। अब ये जो मेटल्स है ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब कि ये जोड़े से पाए जाएंगे। जोड़े से कैसे? कि या तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाएंगे, या सल्फेट के साथ पाए जाएंगे, या सल्फाइड के साथ, या फिर कार्बोनेट के साथ पाए जाएंगे। कभी भी ये मेटल अकेले नहीं पाए जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे, बंधन के साथ। अकेला मिलना इनका क्या है? असंभव है। ठीक है, देखो यहां पर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स lying at the top of the reactivity series such as potassium, calcium, sodium, magnesium and aluminum are always found in the combined state। ठीक है, तो ये 5 मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये हमेशा ऊपर टॉप पे पाए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, जैसे ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? अगला है मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली मतलब जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर होते हैं। तो यहां पर 3 मेटल है, जिंक है, आयरन है और लेड है। देखो यहां पर द मेटल्स लाइंग इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड देयरफॉर जनरली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो ये भी जनरली कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। अब अगला क्या है? अगला है लीस्ट रिएक्टिव। इनमें कौन कौन से हैं? इनमें है प्लेटिनम है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी। ये हमेशा फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से 2 मेटल कौन कौन से? एक तो ये कॉपर है और एक आपके हैं सिल्वर। ये 2 मेटल कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, मतलब फ्री में तो पाए जाएंगे लेकिन साथ में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाएंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो अगला टॉपिक है
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। हम क्या करेंगे अब हम ओर में से मेटल्स को बाहर निकालेंगे। कौन से मेटल्स को बाहर निकालेंगे? ऐसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, मतलब बॉटम में होते हैं। और वो जो बॉटम वाले मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब हमें यह भी पता है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है या तो वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा या फिर कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। अब उन मेटल्स को बाहर निकालने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, और वो प्रोसेस कौन सी होगी? वो होगी हीटिंग प्रोसेस। कौन सी होगी? हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस क्यों? क्योंकि भैया लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे ही गर्म करेंगे वहां से क्या निकल के आ जाएगा? मेटल्स बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखो एक बार, मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव सच एज मर्क्यूरी, gold, platinum are found in free state in nature and are placed at the bottom activity series. These metals can be extracted by reducing their oxide by heating only. ठीक है, तो जो भी कंबाइंड स्टेट में मतलब कि जो ऑक्साइड की फॉर्म में जो मेटल है उसको हीटिंग करेंगे, वहां से क्या निकाल लेंगे? मेटल निकाल लेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है? हमारे पास सिनाबार है। सिनाबार क्या है? मर्क्यूरी का ओर है। क्या है सिनाबार? मर्क्यूरी का ओर। इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड निकल के आ गया। मर्क्यूरी ऑक्साइड निकल के आ गया। अब क्या कर रहे हैं अपन? अब दोबारा इसको हीट करेंगे। ठीक है, आया ना भी अपने पास कि हमें ऑक्साइड को, अगर ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हमारे पास क्या था? सिनाबार था। ठीक है, और सिनाबार में क्या है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो हमने क्या किया? हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? ऑक्साइड की फॉर्म में। अब इस दोबारा मर्क्यूरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे। मर्क्यूरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई साहब? मेटल निकल के आ गया, मतलब मर्क्यूरी निकल के आ गया। तो दो प्रोसेस के अंदर हमने क्या निकाल लिया? मेटल को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जितने भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे? वहां से मेटल्स को बाहर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज। अब हम क्या करेंगे? ऐसे मेटल्स को बाहर निकालेंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो देखो एक बार, सम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आल्सो अकर इन नेचर एज देयर कार्बोनेट और सल्फाइड्स। देखो, जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब ऐसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में होते हैं, तो वो सारे के सारे मेटल्स या तो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या है? द कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड फर्स्ट। देखो, मेरे पास कार्बोनेट का ओर है, मेरे पास सल्फाइड का ओर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। हमारा पहला काम क्या होगा कि सल्फाइड के ओर को और कार्बोनेट के ओर को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर दे? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दो प्रोसेस है, एक है रोस्टिंग, एक है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास सल्फाइड का ओर है। मेरे पास क्या है? सल्फाइड का ओर है। अगर मैं उस सल्फाइड के ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेटल ऑक्साइड निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मेटल ऑक्साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। देखो, व्हेन द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक्सेस एयर, इट इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, अगर मेरे पास सल्फाइड ओर है, उस सल्फाइड ओर को मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट कर दूं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? रोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। अगला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है कि किसी भी कार्बोनेट ओर को इन द लिमिटेड एयर, ठीक है, लिमिटेड एयर के अंदर आप उसको क्या कर दो? हीट कर दो। मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास मेटल ऑक्साइड निकल के आ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? कैल्सिनेशन। देखो एक बार, व्हेन कार्बोनेट ओर आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, अगर किसी भी कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो क्या करेंगे? लिमिटेड एयर के अंदर उसको हीट करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेटल ऑक्साइड निकल के आ जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है? मेरे पास है जिंक सल्फाइड। मेरे पास क्या है? जिंक सल्फाइड। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे तो मेरे पास निकल के आ गया जिंक ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड, और साथ में निकल के आ गई सल्फर डाइऑक्साइड। आप बोलोगे सर ये तो देखी देखी लग रही है रिएक्शन,
हाँ हाँ हाँ, इस पहले वाले में जाओ। लीस्ट रिएक्टिव में देखा था हमने कि हमने वहां देखा था कि वहां पर जिंक सल्फाइड था, हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करवाया। अब जिंक सल्फाइड में क्या है, जिंक सल्फाइड का और जो है मतलब सल्फाइड का और है, और सल्फाइड के और किस में आते हैं, रोस्टिंग में। इसका मतलब कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये रोस्टिंग प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस। आप क्या करेंगे कि मैंने जिंक सल्फाइड को और को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करवाया तो क्या निकल के आ गया, मेटल ऑक्साइड निकल के आ गया। अगली देखो, अगली क्या है, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट कहां पर आता है, कार्बोनेट कैल्सिनेशन में आता है। कार्बोनेट कहां पर आता है, कैल्सिनेशन में। तो हमने क्या किया, कार्बोनेट की ओर को लिमिटेड एयर के अंदर हीट करवाया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, मेटल ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड निकल के आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने सल्फाइड की ओर को और कार्बोनेट की ओर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इस ऑक्साइड को अलग करना है। क्या करना है, ऑक्साइड को अलग करना है। तो हम इस ऑक्साइड को अलग करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मेरे पास, कार्बन। क्या है वो, कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही मैंने कार्बन के साथ करवाई तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेटल बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब जिंक बाहर निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये जिंक ऑक्साइड जो है इसको हम हीट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है, कि भैया वहां पर जो था वो मेटल जो था वो लीस्ट रिएक्टिव था, तो जैसे हीट करेंगे वहां से ऑक्साइड अलग हो जाती है। लेकिन भाई साहब ये है मॉडरेटली रिएक्टिव, ये जल्दी से छोड़ेगा नहीं ऑक्सीजन को, ठीक है। आप हीट करोगे तो छोड़ेगा नहीं, तो उसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है, मतलब कार्बन का इस्तेमाल किया है। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग कर देगा किसको, मेटल को। तो कोई दिक्कत है यहां पर, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम उन मेटल्स को बाहर निकालेंगे जो रिएक्टिविटी के मामले में बिल्कुल चरम सीमा पे हाईली रिएक्टिव है। तो देखो एक बार, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग कार्बन और एल्यूमिनियम। हमें पता है कि भाई जो रिएक्टिव मेटल होंगे वो अकेला तो पाया नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। अब वहां से उस मेटल को बाहर निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस का इस्तेमाल करने पड़ेगा, और वो प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक। आप बोलोगे कि सर कार्बन का इस्तेमाल कर लो ना, आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लो ना, आप क्या बोलते हैं हीटिंग का इस्तेमाल कर लो ना। अरे भाई हीटिंग, हीटिंग इतना हाईली रिएक्टिव मेटल वो जोड़े के साथ बैठा हुआ है, उसके हीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना ही आप कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप एल्यूमिनियम का, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। ऐसे नकटे लोगों को हम क्या करेंगे, हम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या देंगे, झटके देंगे करंट के, थर्ड डिग्री प्रोसेस। भाई साहब ऑक्साइड छोड़ो, सब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर, तो द हाईली रिएक्टिव मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड और क्लोराइड। अब देखो, अब जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जा रहा है या फिर क्लोराइड की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड है हमारे पास, चाहे वो ऑक्साइड का हो चाहे वो क्लोराइड का हो, उसको सबसे पहले हम मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें देंगे इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड डिग्री देंगे, करंट के झटके देंगे। तो देखो NaCl सोडियम क्लोराइड ये है मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है। इसमें हमने दी इलेक्ट्रिक करंट, झटके दिए करंट के, तो मेरे पास सोडियम Na+ और क्लोरीन Cl- निकल के आ जाएगा। अब एक चीज देखो, Na+ का मतलब क्या है, Na+ का मतलब आपको पता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है। मतलब देखो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे Na+ से अगर मुझे Na बनाना है, ठीक है, ये सोडियम कैटायन है, सोडियम कैटायन से अगर मुझे सोडियम एटम बनाना है, मतलब मेटल बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दोबारा लेके आना पड़ेगा। तो 10 में एक इलेक्ट्रॉन वापस लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। देखो यहां पर तो Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन में इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। वैसे देखो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 17। इसमें Cl- का बनेगा जब ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 से दोबारा कितना करना है, 17। तो आप क्या करोगे, इस 18 में से एक वापिस दे दोगे किसी और को, ले ले भाई 13 दोबारा। तो देखो अभी आप यहां पर
सिंगल लेके चलते हैं अपन, ठीक है, सिंगल। तो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना आ गए 17, मतलब मेरे पास क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। कितना आ गया, क्लोरीन। आप बोलोगे सर 2 क्यों लगा रखा था? भाई 2 इसलिए लगा रखा था कि क्लोरीन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, इस वजह से मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर 2 लगा रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, वहां से मेटल को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम ना तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एल्यूमिनियम का एक एग्जांपल है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट से हम क्या निकालेंगे, मेटल को बाहर निकालेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो हम यहां पर ना तो हीट कर सकते हैं, ना ही कार्बन के साथ रिड्यूस करवा सकते हैं, ना ही एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो हम यहां पर कौन सी प्रोसेस लेके आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस लेके आते हैं। अब एक चीज देखो, एक चीज, ये जो प्रोसेस हुई है सोडियम वाली, ये हुई है कैथोड पे। किस पे हुई है, कैथोड पे। और जो क्लोरीन वाली प्रोसेस हुई है, ये किस पे हुई है, एनोड पे हुई है। इस चीज को ध्यान रखना कि जो Na+ जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दिया, जो सोडियम वाली प्रोसेस है, ठीक है, जो कैटायंस वाली प्रोसेस है, ये किस पे हुई है, कैथोड पे हुई है, और ये वाली प्रोसेस किस पे हुई है, एनोड पे हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप मस्त रहो, पढ़ते रहो और अपने आप को मस्त रखो। धन्यवाद।